भारत एवं विश्व का भूगोल इस पाठ दूसरा है। संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग ये प्रारंभिक जो परीक्षा उसमें उसमें पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इसमें से जो भी हम आपको फैक्ट दे रहे हैं, इसमें से 100 में नहीं, 100 में कम से कम 50% क्वेश्चन हमेशा वैल्यूएबल यानी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी क्वेश्चन को मैं लाने का प्रयास किया हूँ। और आज भारत एवं विश्व का भूगोल का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन 1 नंबर का, आप अच्छी तरह से देखिए। लेकिन वीडियो को अगर मेरा वीडियो आपके पास नए हैं, मेरे वीडियो को नए लोग देख रहे हैं, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, तो ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और कम से कम अगर वीडियो को आप शेयर कर देते हैं तो और अच्छी रहता है। तो वीडियो को जरूर लास्ट तक के बने रहिएगा दोस्तों, लास्ट तक के जरूर देखिएगा। अगर वीडियो आप लास्ट तक के नहीं देखते हैं तब तक आपको किसी प्रकार का समझ में नहीं आएगा। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों वीडियो को। मैं भारत एवं विश्व भूगोल का पार्ट दूसरा है, पार्ट 1 पहले बन चुका है, अपलोड हो चुका है, उसको आप देख लीजिएगा। अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैं लिंक दे दूंगा, जिससे आप वहां पे जा करके डायरेक्ट आप देख सकते हैं। तो दूसरा पार्ट है दोस्तों भारत एवं विश्व भूगोल का। इसका पहला क्वेश्चन मैं देखता हूं। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितना है? याद रखिएगा, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी जो है 876 किलोमीटर। कितना है? 876 किलोमीटर। कितना? 876 किलोमीटर। याद रखिएगा, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितना है? 876 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर है। कितना है? 15,200 सीमा, स्थल सीमा की लंबाई पूछता है। भारत का स्थल सीमा की लंबाई कितना है? 15,200 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई है, यानी मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई, याद रखिएगा, भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर। कितना? 6100 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। जब तक आप नहीं बन पाइएगा तब तक आपको अच्छा समझ में नहीं आएगा। भारत की कुल तटरेखा की लंबाई द्वीपों सहित कितनी है? तो 7516 किलोमीटर। यानी कुल तटरेखा द्वीपों सहित, यानी अंडमान निकोबार द्वीप है ना, लक्षद्वीप है, तो ये सब मिला करके कुल द्वीपों सहित 7516 किलोमीटर है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत पहाड़ियां का विस्तार है? याद रखिएगा, संपूर्ण भारत के, पूरे भारत का कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत और पहाड़ियां है? याद रखिएगा, पर्वत और पहाड़ियां है। तो ये है 28.8% पर पर्वत और पहाड़ियां। कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, उसका 28%, 28.8% आप भाग निकाल दीजिएगा जिस पर पर्वत और पहाड़ियां है। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी का विस्तार है? यानी पूरे भारत का कितने क्षेत्रफल जो है उसका 44% क्या है? मैदानी विस्तार है। क्या है? मैदानी विस्तार है। भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितना है? 9 है। भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितना? 9 है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो याद रखिएगा, गुजरात का समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? तो इंदिरा पॉइंट है। कौन सा स्थान है? भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? तो इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? तो गोवा का। किसका? किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? पूछेगा, समुद्र जो तटीय क्षेत्र है वो सबसे छोटा है, तो कौन सा राज्य का? तो गोवा का। किस राज्य का? गोवा का। वीडियो पर बने रहिएगा दोस्तों, लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज्यादा है? तो बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर है। 4000
4,096 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? बांग्लादेश के साथ है। और सबसे कम कहेगा तो अफगानिस्तान के साथ है। भारत का कौन सा भू आकृति भाग प्राचीन है? याद रखिएगा, कौन सा भू आकृति भाग जो है प्राचीन है? प्रायद्वीपीय पठार है। कौन सा? प्रायद्वीपीय पठार है। भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट। भारत के पूर्वी समुद्र तट, याद रखिएगा, पूर्वी के जो समुद्र तट है उसको कोरोमंडल तट के नाम से हम जाने जाते हैं। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है? तो गोवा से लेकर के दमन तक के है। कहाँ से? गोवा से लेकर के दमन तक के जो है, गोवा से दमन तक के है, उसको कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। लक्षद्वीप समूह की उत्पत्ति किसके द्वारा हुआ? याद रखिएगा, लक्षद्वीप समूह द्वीपों की उत्पत्ति परवाल भित्ति के द्वारा हुआ। परवाल के द्वारा यानी परवाल भित्ति के द्वारा हुआ है लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति। अगला है निमूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार में है। निमूर द्वीप कहाँ है? अंडमान या अंडमान निकोबार में है। कौन सा द्वीप भारत के श्रीलंका के बीच स्थित है? माने कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? तो रामेश्वरम द्वीप है। कौन सा? रामेश्वरम द्वीप। याद रखिएगा, कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? तो रामेश्वरम द्वीप स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या कितना है? यानी लक्षद्वीप समूह में कुल द्वीपों की संख्या कितना है? तो 36 है। कितना है? 36 है। लक्षद्वीप समूह में कुल द्वीपों की संख्या कितना है? 36 है। लक्षद्वीप समूह में कुल द्वीपों पर मानव का वास कितना है? तो 10 द्वीप पर ही मानव का वास है। कितना द्वीप पर? 10 द्वीप पर ही मानव का वास है। भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, सियाचिन। सियाचिन पर बर्फ में बर्फ भरा हुआ है, उसको सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है? सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सियाचिन को। जम्मू कश्मीर के वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? अक्साई चीन। यानी जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है वो चीन उसको 1965 में जो युद्ध, 1962 में जो युद्ध हुआ था उसी समय वो अधिकार कर लिया था। उसको जो जगह का नाम है अक्साई चीन क्षेत्र। कितना? अक्साई चीन क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में शीत मरुस्थल कौन है? कौन सा है शीत मरुस्थल? भारत का शीत मरुस्थल कौन सा है? तो लद्दाख का है। लद्दाख है। शीत मरुस्थल कौन है? लद्दाख है। भारत के देशांतर स्थिति क्या है? तो 68 डिग्री 60 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक के। कितना? भारत का देशांतरीय स्थिति क्या है? 68 डिग्री 60 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक है। भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने? 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। किस देश के साथ निमूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? यानी निमूर द्वीप है और भारत का विवाद किस देश के साथ चल रहा है? तो बांग्लादेश के साथ चल रहा है। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। भारत किस गोला में स्थित है? याद रखिएगा, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किसमें? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किस राज्यों के बीच स्थित है? तो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच स्थित है। केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली और भारत के किन राज्यों के बीच स्थित है? तो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच बीच में है दादर नगर हवेली। दादर नगर हवेली कहाँ है? गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में है। आगे आते हैं दोस्तों, वीडियो को अब स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो लास्ट तक के जरूर देखिएगा। सौर दिवस की अवधि कितनी होती है? तो याद रखिएगा, सौर दिवस की अवधि 24 घंटे का होता है। 23 सितंबर की वाली स्थिति को क्या कहते हैं? तो 23 सितंबर वाली स्थिति को कहते हैं शरद विषुव रेखा। कौन सा? शरद विषुव कहते हैं। 21 मार्च वाली स्थिति को क्या कहा जाता है? तो बसंत विषुव कहते हैं। क्या कहते हैं? बसंत विषुव। 21 मार्च वाली स्थिति को क्या कहते हैं? बसंत विषुव। पूछता है 23 सितंबर वाला को शरद विषुव, 21 मार्च वाला को बसंत विषुव। कहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं? तो विषुवत रेखा पर बराबर होता है। कहाँ पर होता है? विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होता है। विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि कितना होता है? तो याद रखिएगा, 21 मार्च और 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव पर दिन की जो अवधि होती है 6 महीने का दिन होता है।
21 मार्च और 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव पर अवधि कितना होता है दिन का? 6 महीने का होता है। 23 सितंबर और 21 मार्च तक दक्षिणी ध्रुव पर दिन की अवधि कितना होता है? तो 6 महीने का होता है। यानी 23 सितंबर और 21 मार्च, पहले इसके पीछे थे उत्तरी ध्रुव, अभी आ गया कौन सा ध्रुव? दक्षिणी ध्रुव, है ना। तो कितना दिन? 6 महीने का होता है। पृथ्वी के सभी स्थानों पर दिन और रात की अवधि होता है 21 मार्च 23 सितंबर। पृथ्वी के सभी स्थानों पर दिन और रात की अवधि कितना होता है? 21 मार्च 23 सितंबर। सूर्य की 21 जून को स्थिति को क्या कहते हैं? कर्क संक्रांति कहते हैं। सूर्य की 21 जून के स्थिति को क्या कहते हैं? कर्क संक्रांति। सूर्य के 22 दिसंबर की स्थिति को क्या कहते हैं? मकर संक्रांति। याद रखिएगा, 21 जून रहेगा तो कर्क संक्रांति, 22 दिसंबर रहेगा तो मकर संक्रांति हम कह सकते हैं। अक्षांश रेखा, याद रखिएगा दोस्तों, अक्षांश रेखा कितने डिग्री तक होती है? तो 0 से 900 डिग्री तक। एक क्वेश्चन जरा सा कुछ मिसप्रिंट है दोस्तों। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर। कितना? दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितना होता है? 111 किलोमीटर। 0 डिग्री देशांतर किस स्थान से गुजरती है? तो याद रखिएगा, ग्रीनविच इंग्लैंड से गुजरता है। कहाँ से? ग्रीनविच इंग्लैंड से गुजरता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा किन स्थानों से गुजरती है? तो ग्रीनविच इंग्लैंड से गुजरता है। विषुवत वृत्त के समांतर खींचे गए वृत्तों को क्या कहते हैं? तो लघु वृत्त कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, विषुवत वृत्त के समानांतर खींचे गए वृत्तों को क्या कहते हैं? लघु वृत्त कहते हैं। बृहद वृत्त किसे माना जाता है? तो भूमध्य रेखा को। यानी बृहद माने बड़ा, बड़ा वृत्त किसे माना जाता है? तो भूमध्य रेखा को। 15 डिग्री देशांतर पर कितने घंटा का अंतर आता है? तो 1 घंटा का। कितने घंटा का? 1 घंटा। यानी 15 डिग्री देशांतर पर कितने घंटा का अंतर आता है? 1 घंटा। 90 डिग्री देशांतर पर कितने घंटे का अंतर आता है? तो 6 घंटा। यानी याद रखिएगा, 90/15 करिए, 15 छक्का 90, 90/15 से भागा दीजिएगा तो 15 छक्का 90, यानी कितना आया? 6 घंटा आया। 180 डिग्री देशांतर पर कितने घंटा का अंतर आता है? तो 12 घंटा। यानी इसमें भी 15 से भागा दीजिएगा तो 12 आएगा। 360 डिग्री देशांतर पर कितने घंटा का अंतर आता है? तो 24 घंटा का। कितना? 24 घंटा का। 360 डिग्री पर कितने घंटे का अंतर? 24 घंटे का। किसी एक मानक समय वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? समय जोन कहा जाता है। किसी एक मानक समय वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? समय जोन कहते हैं। पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहलाते हैं? अक्ष कहलाता है। पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहलाता है? अक्ष कहलाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमेशा क्वेश्चन बार बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सब कभी भूलना नहीं चाहिए। ग्रीनविच लंदन से पूरब की तरफ जाने पर प्रति देशांतर कितना समय बढ़ता है? यानी ग्रीनविच जो लंदन में है से पूरब की तरफ जाने पर, कहाँ? पूरब की तरफ जाने पर प्रति देशांतर 4 मिनट बढ़ता है। प्रति देशांतर कितना बढ़ता है? 4 मिनट बढ़ता है। अमेरिका में कितने समय जोन की व्यवस्था की गई है? 7 समय जोन के। अमेरिका में कितने समय जोन के? 7 समय जोन की व्यवस्था की गई है। रूस में कितने समय जोन की व्यवस्था की गई? 9 में। यानी रूस में 9 समय जोन की व्यवस्था किया गया है, अमेरिका में 7 जोन का व्यवस्था किया गया है। ऑस्ट्रेलिया में 3 समय जोन की व्यवस्था किया गया। ऑस्ट्रेलिया में कितना? 3। याद रखिएगा, अमेरिका में कितना? 7, रूस में 9, ऑस्ट्रेलिया में 3। साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजरती है। कौन गुजरते हैं? तो याद रखिएगा, शंकरगढ़ का किला जो मिर्जापुर में पड़ता है। शंकरगढ़ का किला 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजरती है, जो मिर्जापुर में पड़ता है। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। शंकरगढ़ से किसका निर्धारण होता है? तो भारतीय मानक समय का निर्धारण होता है। शंकरगढ़ से किसका निर्धारण होता है? भारतीय मानक समय। शंकरगढ़ किला जो है कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर स्थान पर। कितने समय में चंद्रमा पृथ्वी का एक परिक्रमा पूर्ण लगभग करता है? तो लगभग 1 महीना में। यानी चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूर्ण करने में लगभग 1 महीना का समय लेता है। कितना महीना का? 1 महीना का समय लेता है।
सबसे पुराना ज्ञात कैलेंडर का कब है, यानी कब कब का है, मैंने सबसे पुराना ज्ञात कैलेंडर कब का है, तो 80 ईस्वी पूर्व। किसका? 80 ईस्वी पूर्व सबसे पुराना ज्ञात कैलेंडर है। कितना? 80 ईस्वी पूर्व। सबसे पहला यूरोपियन कैलेंडर किस पर आधारित था, तो चंद्र कलाओं पर आधारित था। किस पर? सबसे पहले यूरोपियन कैलेंडर किस पर आधारित था, तो चंद्र कलाओं पर आधारित था। किस पर? चंद्र कलाओं पर आधारित था। याद रखिएगा, सबसे पहले यूरोपियन कैलेंडर किस पर आधारित था, चंद्र कलाओं पर आधारित था। एक वर्ष में कितने माह होते हैं दोस्तों? 12 माह, 1/2 दिन होता है। एक वर्ष में 12 माह 1/2 दिन होता है। प्रत्येक चौथे वर्ष को क्या कहते हैं, तो आधी वर्ष के रूप में हम कह सकते हैं। यानी प्रत्येक चौथा वर्ष जो होता है उसको आधी वर्ष के रूप में भी कह सकते हैं। महीनों को ऋतु अनुसार, महीनों के ऋतुओं के अनुसार, महीनों के ऋतु के अनुसार व्यवस्थित करने का तर्क किसने दिया? महीनों को ऋतु के अनुसार व्यवस्थित करने का तर्क दिया था जूलियस सीजर ने। किसने दिया था? जूलियस सीजर ने। यानी महीनों को ऋतु के अनुसार व्यवस्थित करने का सबसे पहले श्रेय किससे कहा जाता है? जूलियस सीजर को कहा जाता है। याद रखिएगा, महीनों को ऋतु के अनुसार परिवर्तित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? जूलियस सीजर को कहा जाता है। किस ग्रह को संध्या का तारा कहते हैं, तो शुक्र ग्रह को कहते हैं। किस ग्रह को संध्या का तारा कहते हैं? शुक्र ग्रह करते हैं। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है, तो शुक्र ग्रह है। सबसे कम घनत्व वाला तारा, याद रखिएगा दोस्तों, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र ग्रह है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा? तो शनि है। कौन सा? शनि है। अस्त होते हुए सूर्य के लाल वर्ण होने का क्या कारण है? यानी सूर्य जब अस्त होता है तो सूर्य के लाल वर्ण होने का कारण है पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या? पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई पड़ता है, तो देखिएगा दोस्तों, 57% भाग पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिखाई देता है। कितना? 57% भाग। सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी का स्थान कौन सा है, तो तीसरा है। याद रखिएगा, सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी का जो स्थान है तीसरा है। सूर्य से दूरी के अनुसार क्रम में पृथ्वी का स्थान कौन सा? तीसरा है। किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं। किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं। यूरेनस ग्रह की खोज किसने किया था, तो विलियम हर्शले ने किया था। कौन किया था? विलियम हर्शले ने किया था। कौन से ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं? याद रखिएगा दोस्तों, देखिए ध्यान से, शुक्र एवं यूरेनस ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। शुक्र और यूरेनस ग्रह जो पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। गैनीमेड किस ग्रह का उपग्रह है, तो बृहस्पति का है। गैनीमेड किस ग्रह का उपग्रह है? बृहस्पति का है। सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना होता है, आंका गया। यानी सूर्य का पृष्ठीय तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड आंका गया। कितना? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड आंका गया। सूर्य के रासायनिक मिश्रण हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत है? याद रखिएगा दोस्तों, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत जो होता है 81% है। कितना? 81% है। याद रखिएगा, सूर्य का रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का 81% है। किस ग्रह का सौंदर्य का देवता कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा? तो नेपच्यून है। कौन सा? नेपच्यून। हेली पूछल तारा कितने वर्षों पर दिखाई देता है, तो 76 वर्षों पर दिखाई देता है। हेली पूछल तारा कितने वर्ष दिखे जाने की संभावना है, 2062 में। कितना? 2062 में। 2062 में दोस्तों। हेली पूछल तारा अंतिम बार कब दिखाई दिया था, तो 1986 ईस्वी में दिखाई दिया था। कब? 1986 ईस्वी में हेली पूछल तारा अंतिम बार कब दिखाई दिया था? 1986 में। ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किया, तो केपलर ने प्रतिपादित किया। किसने प्रतिपादित किया? केपलर ने। कौन से ग्रह मंगल एवं यूरेनस के मध्य स्थित है, तो बृहस्पति और शनि है। कौन से ग्रह मंगल और यूरेनस के मध्य स्थित है? बृहस्पति और शनि है। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्यम वेग से सूर्य के चक्कर लगाती है? यानी अपने परिक्रमा
पथ पर पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य के चक्कर लगाती है? तो 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से लगाता है। पृथ्वी लगभग किस माध्यम वेग से सूर्य के चारों ओर लगाता है? तो 1 सेकेंड में सूर्य के चारों ओर 30 किलोमीटर चक्कर लगाता है। कितना? 30 किलोमीटर 1 सेकेंड में चक्कर लगाता है पृथ्वी, किसके? सूर्य के चारों ओर। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए कौन सी एक अवस्था को सबसे सुसंगत है? तो याद रखिएगा, बर्फ घटकों और हिमशीतल जल की उपस्थिति, यानी बर्फ घटक और हिम बने जमा हुआ उसका पता या जल की उपस्थिति को पता लगा रहा है। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में है? तो हाइड्रोजन दोस्तों, जो 81% है। कितना परसेंट है? 81% है। उल्का क्या है? याद रखिएगा, ब्रह्म अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश है। यानी ब्रह्मांड से जो अंतरिक्ष होते हुए सौर मंडल में प्रविष्ट आता है, यानी पृथ्वी के वायुमंडल में छोटा टुकड़ा प्रविष्ट होता है, यानी प्रवेश करता है, उसी को उल्का कहा जाता है। सूर्य का कौन सा न्यूक्लियर ईंधन होता है? याद रखिएगा, सूर्य में हाइड्रोजन 81% होता है। कितना? 81%। पृथ्वी की आयु निर्धारण हमें कौन सी विधि से प्रयोग करते हैं? तो यूरेनियम डेटिंग विधि से। पृथ्वी का निर्धारण हमें कौन सा विधि से? यूरेनियम डेटिंग विधि से। शांत तारे का उदय किसे निरूपित करता है? पूर्व दिशा का। शांत तारे का उदय किसे निरूपित करता है? पूर्व दिशा का। सौर मंडल में कौन सा ग्रह अत्यधिक तीव्र है? याद रखिएगा दोस्तों, सौर मंडल में सर्वाधिक तीव्र ग्रह जो है बुध है। कौन सा? बुध है। कौन सा? बुध है। बुध सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है? यानी बुध ग्रह जो है सूर्य का परिक्रमा 88 दिनों में पूरा करता है। हमारी आकाशगंगा केंद्र में स्थित अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण का वह क्षेत्र जो अपने क्षेत्र में आने वाले पदार्थ को अपनी ओर खींच लेता है उसे कृष्ण बिब्बर कहते हैं या ब्लैक होल कहते हैं। हमारी आकाशगंगा के केंद्र में स्थित है। कहाँ? हमारी आकाशगंगा के केंद्र में स्थित है। अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण उसमें पावर है दोस्तों। क्या? अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण जो अपने क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक पदार्थ को अपनी ओर खींच लेता है उसे कहते हैं कृष्ण बिब्बर या उसे कहते हैं ब्लैक होल। कृष्ण बिब्बर या कहते हैं ब्लैक होल। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है यह सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो कोपरनिकस ने प्रतिपादित किया था। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो यह सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? तो कोपरनिकस ने प्रतिपादित किया। किस ग्रह में सर्वाधिक उपग्रह है? तो बृहस्पति के सबसे ज्यादा उपग्रह है। सूर्य के सबसे बाहरी सतह का क्या कहा जाता है? तो कोरोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोरोना। भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने दिया था? तो इराटोस्थाइनिस ने दिया था। कौन दिया था? इराटोस्थाइनिस ने दिया था। भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने दिया था? इराटोस्थाइनिस ने दिया था। जितनी सारे क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ दोस्तों वो हर एग्जाम में पूछे गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक आप बने रहिएगा। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन सा अलग करता है? यानी भारत का जो मुख्य भूमि है और रामेश्वर द्वीप है उसमें दोनों को जो अलग करता है वो आदम का पुल है। किसका? आदम का पुल है। दक्षिण गंगोत्री किसे कहा जाता है दोस्तों? याद रखेगा, अंटार्कटिका स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। यानी अंटार्कटिका पर स्थित भारतीय का वैज्ञानिक वहाँ पे अनुसंधान केंद्र खोला हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में 3 बड़े राज्य का क्रम क्या है? यानी भारत की दृष्टि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो 3 बड़े राज्य है, राजस्थान है दोस्तों पहला, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। पहला राजस्थान याद रखिएगा, मध्य प्रदेश याद रखिएगा, महाराष्ट्र याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी है? कर्नूल। का? कर्नूल। आंध्र प्रदेश का पुरानी राजधानी कौन है? कर्नूल है। कौन सा? कर्नूल है। सतपुरा पहाड़ियों के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, सतपुरा पहाड़ियां हमेशा मध्य प्रदेश में है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैंडल पीक है। याद रखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन है? सैंडल पीक है। मंगलोर से कन्याकुमारी तक तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? मालाबार तट। याद रखिएगा, मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? मालाबार तट करता है। दक्कन का पठार किन किन राज्यों में स्थित है दोस्तों? याद रखिएगा, दक्कन का पठार किन किन राज्यों में स्थित है? तो दक्कन का पठार महाराष्ट्र में स्थित है,
मध्य प्रदेश में स्थित है, गुजरात में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है और आंध्र प्रदेश में। पहला याद रखेगा, महाराष्ट्र उधर चलिएगा, फिर मध्य प्रदेश चलिएगा, फिर उधर गुजरात है, फिर इधर कर्नाटक है, फिर आंध्र प्रदेश है। ये दक्कन का पठान इतने राज्यों में स्थित है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। धारवाड़ पठार किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा, कर्नाटक में स्थित है। पूछता है कि धारवाड़ पठार किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु में है। कहाँ? तमिलनाडु में है। अन्नामुरी नामक चोटी ऊंचाई कितनी है, तो 2695 मीटर है। याद रखिएगा दोस्तों, नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में है, तमिलनाडु में। धारवाड़ पठार किस राज्य में है, कर्नाटक में। और अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। अरावली के पूर्व की ओर कौन सी नदी निकलती है, तो अरावली के पूर्व की ओर बनास नदी निकलती है। कौन सा नदी? बनास नदी निकलती है। और पश्चिम की ओर माही नदी निकलती है। दोस्तों, अरावली के पूर्व की ओर कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी। और पश्चिम की ओर माही नदी। कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा बनाता है? याद रखिएगा, कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा बनाता है? वो संकोसी नदी है। कौन सा नदी? संकोसी नदी। भूवैज्ञानिक के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या था? यानी भूवैज्ञानिक के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या था? तो याद रखिएगा दोस्तों, टीथिस नामक ये समुद्र सागर था। कौन सा? टीथिस नामक समुद्र सागर था। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित किया गया था? तो 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को निर्धारित किया गया था। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन दो राज्यों के तट पर है? तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के हैं। यानी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट जो है वो वहाँ पे महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ स्थित है। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ स्थित है। पम्बन द्वीप कहाँ स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी में है। कहाँ? पम्बन द्वीप पूछता है परीक्षा में, पम्बन द्वीप कहाँ स्थित है? तो मन्नार के खाड़ी में है। पम्बन द्वीप कहाँ है? मन्नार के खाड़ी में। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा पतन कौन सा है? तो पोर्ट ब्लेयर है। कौन सा? पोर्ट ब्लेयर है। कोलाबा पॉइंट कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, मुंबई में स्थित है। कहाँ? मुंबई में। कोलाबा पॉइंट कहाँ स्थित है? मुंबई में। डुरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य कब घोषित किया गया था? 1896 में। डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य कब निर्धारित किया गया था? 1896 में। वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापने हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो हाइग्रोग्राफ का। किसका प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोग्राफ का। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? तो याद रखिएगा, रिएक्टर स्केल का प्रयोग हमेशा भूकंप के झटके को मापने में किया जाता है। भूकंप एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है होमोसिफ्रस। क्या कहलाता है? भूकंप को एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाता है? होमोसिस्मल कहा जाता है। होमोसिस्मल। याद रखिएगा, भूकंप के एक ही स्थान पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाता है? होमोसिस्मल कहा जाता है। समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को, यानी समान चुंबकीय झुकाव मिलाने वाली रेखा को आइसोगोनल कहा जाता है। आइसोगोनल कहा जाता है। समान चुंबकीय झुकाव मिलाने वाली रेखा को क्या कहलाता है? आइसोगोनल कहलाता है। सूर्य और पृथ्वी की न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होता है। सूर्य और पृथ्वी का न्यूनतम दूरी कितना होता है? 3 जनवरी को होता है। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो शनि है। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? शनि है। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह स्थित है? तो वरुण है। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह स्थित है? तो वरुण है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? शुक्र ग्रह। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का क्या कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहते हैं। शुम्भकर लेविनाइन धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो बृहस्पति से। याद रखिएगा दोस्तों, शुम्भकर लेविनाइन धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो बृहस्पति से टकराया था। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन है? तो पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है निकेल है। कौन सा? निकेल है।
निकेल है। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, मैक्सिको की खाड़ी से होती है। कहाँ से? मैक्सिको की खाड़ी से गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति होती है। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? मैक्सिको की खाड़ी से। दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समयांतर क्या होता है? तो 24 घंटे 52 मिनट। 24 घंटे 52 मिनट। दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समयांतर क्या होता है? 24 घंटे 52 मिनट। गंगा नदी डेल्टा किस प्रकार का है? तो चापाकार डेल्टा है। कौन सा? चापाकार डेल्टा है। हंगो नदी किससे गिरती है? तो पीली सागर में गिरती है। हंगो नदी किस में गिरती है? तो पीली सागर में गिरती है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो हिकैटियस को कहा जाता है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकैटियस को। ज्योग्राफिका का लेखक कौन है? इरेटोस्थेनीज है। ज्योग्राफिका का लेखक कौन है? इरेटोस्थेनीज। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितना है? तो 8 है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितना है? 8 है। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति। कौन सा? बृहस्पति। वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वो बुध और शुक्र कहलाते हैं। जिनका उपग्रह नहीं है वो बुध और शुक्र कहलाते हैं। सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो नेपच्यून लेता है। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड को किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाला कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। कौन सा? शुक्र ग्रह। याद रखिएगा दोस्तों, पृथ्वी की जुड़वा बहन करने वाला शुक्र ग्रह है। तारे के मध्यम दूरी ज्ञात करने के लिए कौन सी है? प्रकाश वर्ष। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री अक्षांश झुकी है? तो 23.5 डिग्री अक्षांश झुकी हुई है। कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक है? तो नेपच्यून सबसे ज्यादा दूरी पर है। सी ऑफ ट्रेबिलिटी कहाँ स्थित है? तो चंद्रमा पर स्थित है। सी ऑफ ट्रेबिलिटी कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध है। किसे सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है? तो सूर्य को कहा जाता है। किसे सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है? तो सूर्य को कहा जाता है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र को। किस तारामंडल के तारे ध्रुव की ओर संकेत करता है? किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करता है? तो सप्तर्षि करता है। कौन? सप्तर्षि करता है। शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो 29.5 वर्ष लगता है। यानी शनि ग्रह है उस सूर्य के चारों ओर 29 वर्ष, है ना, 5 महीना के आसपास लगता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 84 वर्ष लेता है। कितना लेता है? 84 वर्ष यूरेनस लेता है। 84 वर्ष। पृथ्वी की परिक्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? याद रखिएगा दोस्तों, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो 49 किलोमीटर प्रति मिनट तय कर लेती है। तारे का रंग किसका सूचक है? तो उसके ताप पर है। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को प्रदर्शित करता है? तो नेपच्यून ग्रह हरे प्रकाश को प्रकाशित करता है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लेता है? तो 25 करोड़ वर्ष लेता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति सर्वाधिक मान सिद्धांत कौन दिया था? तो बिग बैंग ने सिद्धांत दिया था ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान सिद्धांत। पृथ्वी की आकाशगंगा या गैलेक्सी कहा जाता है। पृथ्वी को आकाशगंगा या गैलेक्सी कहा जाता है मंदाकिनी को। पृथ्वी की आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारे समूह को क्या कहते हैं? तो ओरियन नेबुला कहते हैं। पृथ्वी की आकाशगंगा के सबसे शीतल एवं चमकीले तारे को क्या कहते हैं? ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला कहते हैं। किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के झुकाव के समतुल्य है? तो नेपच्यून है। पूछता है दोस्तों, किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिनमान का झुकाव लमसम समतुल्य यानी बराबर है? तो ये नेपच्यून है। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन है? आधे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। सब
सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है सीरस। कौन सा? सीरस है। ब्लैक होल का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? एच चंद्रशेखर द्वारा दिया गया था। एस चंद्रशेखर के द्वारा दिया गया था। ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? एस चंद्रशेखर के द्वारा दिया गया था। इस परत का घनत्व कितना होता है? तो परत का घनत्व कितना होता है? 2.75 से लेकर 2.90 तक होता है। सारी परतों को किस नाम से जाना जाता है? तो भूपट्टी। सारी परतों को किस नाम से जाना जाता है? तो भूपरपट्टी। भूपपट्टी। नीचे किन शैलों को बना मेटल पाया जाता है? यानी भूपपट्टी के नीचे किस शैलों को बनाता है? सिलिकेट और मैग्नीशियम। किसका? सिलिकेट और मैग्नीशियम। भूपट्टी के घनत्व कितना होता है? तो 5.10 से लेकर के 13 तक के, यानी भूपट्टी का घनत्व होता है 5.10 से लेकर के 13 तक होता है। धात्विक क्रोड संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? तो 5.5 होता है। यानी धात्विक क्रोड संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? 5.5 होता है। 1950 के बाद किस आधार पर पृथ्वी और औसत घनत्व परिकलन सिलसिला शुरू हुआ था? तो स्पुतनिक के आधार पर। यानी 1950 के बाद किस आधार पर पृथ्वी का औसत घनत्व परिकल्पना यानी सिलसिला शुरू हुआ था? तो स्पुतनिक जो था उसी के आधार पर पृथ्वी का औसत घनत्व का कैलकुलेशन यानी किया गया था, शुरुआत किया गया था परिकल्पना। पृथ्वी की प्रत्येक 100 मीटर की गहराई पर जाने पर औसत तापमान किस दर से बढ़ता है? तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से तापमान बढ़ता है। यानी पृथ्वी के अंदर 100 मीटर अगर गहराई जाते हैं तो औसत तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास बढ़ता है। पृथ्वी के धरातल से लगभग 100 किलोमीटर नीचे 100 किलोमीटर से नीचे 300 किलोमीटर जाने पर प्रति कितना तापमान बढ़ता है? तो 20 सेल्सियस। यानी 100 मीटर की गहराई तक जाते हैं तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है, लेकिन 100 मीटर से सीधे 300 किलोमीटर के गहराई तक के जाते हैं तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान क्या होता है? बढ़ता है। 300 किलोमीटर से नीचे जाने पर प्रति किलोमीटर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है तापमान। दोस्तों अगर 300 किलोमीटर के नीचे जाते हैं तो पृथ्वी का जो तापमान है 10 डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से बढ़ता चला जाता है। आगे तो इस गणना के अनुसार धात्विक कोड का तापमान कितना होता है? तो 2000 सेंटीग्रेड। कितना? 2000 सेंटीग्रेड यानी 2000 सेल्सियस होता है। ज्वालामुखी के उद्गार के समय प्रक्रिया स्वरूप पृथ्वी के अंदर से क्या निकलता है? तो देखिए ज्वालामुखी जिस समय उद्गार होता है उस समय पृथ्वी के अंदर से गर्म और तरल लावा निकलता है। क्या निकलता है? गर्म और तरल लावा निकलता है। लावा पृथ्वी पर किस रूप में स्थित होता है? तो मैग्मा के रूप में है। लावा पृथ्वी के किस रूप में है? तो मैग्मा के रूप में है। पृथ्वी के आंतरिक भाग की बनावट स्पष्ट अनुमान लगा पाना किस कारण हुआ है? तो भूकंप विज्ञान के कारण। पृथ्वी के आंतरिक भाग की बनावट अनुमान लगा पाना भूकंप विज्ञान के आधार पर ही किया गया है। भूकंपीय लहरों का अध्ययन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। भूकंपीय लहरों का अध्ययन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। किस वैज्ञानिक के अनुसार भूपटल का ऊपरी भाग अवसाद निर्मित परतदार शैली का बना होता है? तो स्वेस ने कहा था। कौन सा वैज्ञानिक था जो उन्होंने कहा था कि वैज्ञानिक के भूपटल का ऊपरी भाग अवसाद निर्मित परतदार शैलों का बना है? यानी अवसादी चट्टान से परतदार के अनुसार उस परतदार जो शैल है उससे मिलकर ये बना। कौन सा वैज्ञानिक कहा था? तो स्वेस नामक वैज्ञानिक कहा था। रवेदार शैल किन खनिजों की बहुतायत पाई जाती है? माने रवेदार शैलों में कौन कौन सा खनिज पाया जाता है? तो याद रखिए दोस्तों, फेल्सफार और अब्रक कहाँ किस में पाया जाता है? रवेदार यानी दानेदार वाला में पाया जाता है। रवेदार शैल जो रहता है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में फेल्सफार और अब्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फेल्सफार और अब्रक पाया जाता है। हल्के सिलिकेट पदार्थ की बनी प्रथम परत के नीचे स्वेस ने कितने परत को स्थिति मानी है? तो स्वेस ने सबसे पहले
परतों को 3 भागों में बांटा था, सियाल, सीमा और निफे। सियाल, सीमा और निफे। इसी में है सियाल, सियाल है तो सिलिकॉन मैग्नीशियम, सिलिकॉन एल्युमिनियम है। सीमा है तो सीमा यानी सीमा यानी सी से हो गया, एस आई से हो गया सिलिकॉन, मा से हो गया मैग्नीशियम, निफे हुआ निकेल और फेरस हो गया। तीन इसी नाम में तीनों क्षोभ धातु छिपा हुआ है दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक के जरूर बनाइएगा दोस्तों, तब तक आपको पूरी तरह से विश्व भूगोल और भारतीय भूगोल कुछ कुछ आपको रिवाइज हो जाएंगे। सियाल परत की रचना किससे मानी जाती है, तो इसके पहले बताए थे सिलिका और एल्युमिनिया से, है ना। सिलिका और एल्युमिनिया से, इसी भाग से निकलता है। सियाल परत का औसत घनत्व कितना होता है, तो 2.9 होता है। याद रखिएगा, सियाल परत का औसत घनत्व कितना है, 2.9 होता है। सियाल परत की औसत गहराई कितना होता है, तो 50 से 300 किलोमीटर के आसपास में, 50 से 300 किलोमीटर के आसपास में होता है। सियाल परत में प्रमुख चट्टान कौन सी पाई जाती है, तो ग्रेफाइट। कौन सा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट चट्टान जो हो जाता है दोस्तों, सियाले प्रमुख चट्टान में पाया जाता है, यानी सियाल के परत में ग्रेफाइट सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है। सीमा परत की रचना किससे बनता है, किससे मानी जाती है, तो सीमा परत की रचना बेसाल्ट आग्नेय सेल से माना जाता है। किसके, बेसाल्ट आग्नेय सेल, है ना। सिलिका और मैग्नीशियम होता है इसमें, बेसाल्ट और आग्नेय सेल का बना होता है सीमा परत, जिसमें सिलिका और मैग्नीशियम होता है। सीमा परत औसत घनत्व कितना होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, सीमा परत का औसत घनत्व होता है 2.9 से लेकर के 4.7 तक के, 2.9 से लेकर के 4.7 तक के। सीमा परत का औसत घनत्व होता है 2.9 से लेकर के 4.7 तक के। सीमा परत की औसत गहराई होती है 1000 से 2000 किलोमीटर के आसपास में। सीमा परत की औसत गहराई होता है 1000 से 2000 किलोमीटर के आसपास में। ज्वालामुखी उद्गार के समय किन परत गर्म एवं तरल लावा बाहर निकलता है, तो सीमा से निकलता है। ज्वालामुखी उद्गार के समय किस परत से गर्म एवं तरल लावा बाहर निकलता है, तो सीमा से निकलता है। कहाँ से निकलता है, सीमा से निकलता है। निफे परत की रचना किससे हुई है, तो निकल और फेरस से हुआ है, निकल और फेरियम से हुआ है। निफे परत की रचना किससे हुआ, निकल और फेरस से हुआ है। वैज्ञानिक डॉली के अनुसार पृथ्वी की रासायनिक बनावट के आधार पर कितनी परतों में बांटा है, यानी डॉली वैज्ञानिक था जो पृथ्वी को 3 परतों में बांटा है। डॉली के अनुसार पृथ्वी को कितने परतों में बांटा है, 3 परतों में बांटा है। पृथ्वी की बाहरी परतें किससे निर्मित होते हैं, तो सिलिकेट से। बाहरी परतें की मोटाई लमसम 1600 किलोमीटर है। बाहरी परतें पृथ्वी की